तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग को अगर वाटर ड्यू टू अ सरफेस कॉलम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हमने वाटर ड्यू टू अ सरफेस कॉलम का क्या निकाला था इक्वेशन, P इज इक्वल टू रो जी एच। कोई भी एच हाइट या डेप्थ की वजह से इतना प्रेशर डेवलप होता है। कोई भी फ्लूइड का कॉलम, सिर्फ लिक्विड कॉलम जरूरी नहीं है, एयर का कॉलम हो तो भी हो, उसकी डेंसिटी कितनी है और कितना हाइट का, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया था। हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला देखा था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें क्या था, इनपुट पिस्टन है, उसका सरफेस एरिया है। या एक्चुअली चलो इस क्वेश्चन को हम लोग वापस कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि वाटर प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम कितना हो रहा था, और हमने उसी को एक्सपांड करके बोला कि कोई भी फ्लूइड हो उसके लिए भी वही रहेगा। तो अब देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो तुम लोगों ने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? रजनी तुम्हारा तो थोड़ा ही सा बचा है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? भैया जो भी मतलब जो अर्थ का मतलब जो वाटर का सी लेवल है ना, उसके हम्म ऊपर जितना प्रेशर पड़ता है ना नॉर्मली, तो हम्म वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम सिर्फ लोग सी उसको लेवल के ऊपर ऐसे एक, पड़ता है? नहीं नॉर्मल जमीन पे भी, लेकिन हम जमीन लोग पे सी लेवल का एक, मतलब ऐसे एक्यूरेट सी मानते हैं लेवल ना। का, सी लेवल का हम हम्म। लोग मानते हैं कि वो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम्म। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी, समझ लो, अर्थ सरफेस है, और इसके ऊपर कुछ एयर एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं बहुत सारे। ऊपर एयर है ना हमारा, तो अगर इसको मैं अर्थ मानूं, और ये मेरा सी लेवल है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसको अगर ये अगर मेरा सी लेवल है, तो यहाँ पे जितना भी इसके ऊपर एयर है, एयर का कॉलम है, उसकी वजह से जितना इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है एच हाइट का, तो वो हम लोग मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और सी लेवल के ऊपर जस्ट, और जितना हम लोग ऊपर जाते हैं उतना क्या बोलते हैं, प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि ये हाइट कम होती जा रही है। अगर मैं इतनी इस हाइट पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ हाइट इतनी है कुछ, तो ये हाइट कम है, इसलिए टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वहाँ पे कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक एक लेवल लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग सी लेवल लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड बना देते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये हर जगह जितनी भी हाइट तुम्हारी चेंज होगी उस हिसाब से प्रेशर चेंज होता रहेगा। अब क्या होता है, जो सिर्फ हाइट नहीं, जबकि डेंसिटी भी एयर की जो रहती है, वो भी जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं कम होती जाती है। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है, और जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वहाँ पे डेंसिटी कम होती जाती है। तो सिर्फ हाइट ही मैटर नहीं कर रही, यहाँ पे डेंसिटी भी मैटर कर रही थी। अभी तो हम लोग क्या लिया था, P इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे सिर्फ एच वेरी कर रहा था, उसकी वजह से प्रेशर चेंज हो रहा था। बट जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में देखते हैं, वहां पे सिर्फ एच चेंज नहीं हो रहा, वहां पे रो भी चेंज होता है। यहाँ पे रो ज्यादा होता है, और जितना ऊपर जाते हैं वहां पे डेंसिटी उतनी कम होती जाती है। तो हम लोग को बेसिकली एक इंटीग्रेशन करना पड़ता है रो जी एच का। या हम लोग को, अगर हम लोग उसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दें और सबका यूनिफॉर्म डेंसिटी है अगर, तो हमारा सारे, समझ लो, इसका H1 है और रो 1 है। जैसे ये H2 हाइट है और रो 2 डेंसिटी है, जैसे H3 हाइट है, रो 3 डेंसिटी है। और ऐसे ही जितना भी हाइट को हम लोग जितने भी लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं डेंसिटी के, उसे हम लोग को फिर सम करना पड़ जाएगा टोटल प्रेशर को। समेशन ऑफ रो जी एच आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन है, जितना भी रो आई एच आई। ये समझ में आया? ये तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, बट अगर हमें निकालना हो कि टोटल हमारे ऊपर प्रेशर कितना आ रहा है और कितनी हमारे ऊपर एयर है, तो क्योंकि उसकी डेंसिटी सेम नहीं रहती, इसलिए उसका हम लोग को इंडिविजुअली निकालना पड़ता है रो जी एच। सिर्फ हम लोग हाइट से नहीं मैटर करेगा, डेंसिटी भी चेंज होती जाएगी। ठीक है,
तो क्या होता है, हम लोग जब डेंसिटी, हम लोग ये बताते हैं कि जितना भी ये टोटल हाइट है, हम लोग जो एटमॉस्फेयर का टोटल हाइट मान सकते हैं फ्रॉम द सी लेवल, जहाँ पे हम लोग मान सकते हैं डेंसिटी इतनी है कि जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वो अराउंड होता है विच इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर ऊपर तक हम लोग मानते हैं नॉर्मली एटमॉस्फेयर है जो इतनी डेंसिटी का है कि हम पे प्रेशर एक्सर्ट कर पा रहा है, तो उसका हम लोग क्यूमुलेटिव लेते हैं। तुम्हारे सर के ऊपर 8 किलोमीटर की एयर है जो तुम पे प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। दीपक को क्या होगा? ठीक है। अब जहाँ पे कुछ रीजन्स होते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम प्रेशर होता है और ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं रोशनी? जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम, या एटमॉस्फेयर नहीं, जो भी गैस का जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट जीरो हो, तो उस एरिया को क्या बोलते हैं? वैक्यूम भैया। वैक्यूम। वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहाँ पे एयर का प्रेशर नहीं। तो परफेक्ट और एब्सोल्यूट वैक्यूम होती है जहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। अगर मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट लिया उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एम्प्टी है, तो हम लोग सिर्फ परफेक्ट या एब्सोल्यूट वैक्यूम बोलेंगे। बट नॉर्मली प्रैक्टिकली वो इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो हम लोग एज क्लोज टू पॉसिबल एज वैक्यूम जाते हैं। ठीक है। दीपक ठीक है कनेक्शन? अब एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर में डिफरेंस देखो। जैसे हमने पिछले बार क्वेश्चन भी किया था कि हम लोग ने एक वेसल लिया था और हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता था और वेसल में कुछ, समझ लो यहाँ पे इतना तक वाटर है, इसका इसके ऊपर एयर है, यहाँ यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है, और हमें किसी भी एक सर्कुलर कॉलम पे या एक सिलेंड्रिकल कॉलम की वजह से हमें नीचे एक प्रेशर निकालना था। तो हम लोग ने नॉर्मली निकाला था कि टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है यहाँ पे, E0 प्लस यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से इस बॉटम लेवल पे हमने प्रेशर निकाला था। तो उसको हम लोग थोड़ा सा एक तरह से एक फॉर्मूला उसका निकालते हैं कि कैसे इसको जनरेट होता है ये फॉर्मूला, और हम लोग कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ये अगेन एक सिलेंडर लिया है हमने, कुछ एक, ये समझ लिया हमने कुछ x1 हाइट है और ये कुछ x1 डेप्थ बोल सकते हैं और ये x2 डेप्थ है। हम बोल रहे जितना पानी इसके ऊपर भरा हुआ है, यहाँ हर जगह पानी पानी, सब पानी, या कोई भी फ्लूइड मान सकते हो डेंसिटी को अगर हमने रो डिफाइन कर, जरूरी नहीं है पानी हो, तो कोई भी फ्लूइड हो सकता है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रही है वो देखते हैं। ये x1 हाइट है, ये x2 हाइट है, ऊपर से हमारा F1 फोर्स लग रही है और नीचे से ऊपर की तरफ एक F2 फोर्स लग रही है। और ये सिलेंड्रिकल कॉलम कोई एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ पानी का हमने एक इमेजिनरी वॉल्यूम दिया है। ठीक है। और और क्या लग रहा है, ऊपर से F1 फोर्स लग रही है, नीचे से ऊपर की तरफ F2 फोर्स लग रही है, और नीचे इसका इस ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो इतना वेट है वो लग रहा है, जितना भी सिलेंड्रिकल कॉलम का जितना भी वेट होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है। तो ये तीन फोर्सेस लग रही हैं। अब मैं अगर मैं इनका फोर्स बैलेंस करूंगा इस सिलेंड्रिकल कॉलम के लिए, तो क्या इक्वेशन निकलेगी? हाँ रोशनी, क्या? ठीक है। और मैंने इसका सिलेंड्रिकल कॉलम का एरिया बोल दिया ए, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
P2 इंटू ए, और F1 हो जाएगा P1 इंटू ए। इंटरनेट कनेक्शन आज अच्छा नहीं है क्या सबका? तो प्रेशर, अगर मैंने वहां पे प्रेशर जो x2 डेप्थ पे है वो P2 मान लिया, और x1 डेप्थ पे P1 मान लिया, तो F1 हो जाएगा P1 है, और F2 हो जाएगा P2 है। ये क्लियर है ना क्यों हुआ है? कोई कुछ नहीं बोल रहा, भैया मुझे एक और लगा बार बताओ क्यों हुआ। हाँ, कौन सा वाला F2? देखो यहाँ हाँ पे क्या हो रहा है कि हर डिफरेंट डेप्थ पे, समझ लो डिफरेंट डेप्थ पे अलग अलग प्रेशर रहेगा। मतलब यहाँ पे कुछ, अगर मैं कोई भी मान लो पी ए, पी बी, पी सी, ऐसे बहुत सारे मैंने ग्रेडेशंस कर दिए, पी जेड लिख दिया। यहाँ पे कुछ पी जीरो, क्योंकि हाइट के साथ प्रेशर चेंज होता रहता है, तो अलग अलग हाँ पॉइंट्स पे अलग अलग प्रेशर रहेगा। अब मैंने क्या मान लिया कि जो x1 हाइट है, x1 हाइट पे P1 प्रेशर मान लिया, और ये जो x2 डेप्थ है, यहाँ पे मैंने प्रेशर मान लिया P2। इस पूरे इस पूरी लाइन में बेसिकली इस पूरे डेप्थ पे हाइट पे सेम प्रेशर रहेगा, क्योंकि वेरिएशन सिर्फ ऐसे हो रहा है, वेरिएशन प्रेशर का सिर्फ ऐसे चेंज हो रहा है। हॉरिजॉन्टली सबका सेम है, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे, और कोई फोर्स उन पे लग नहीं रही, तो प्रेशर बस नीचे के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। यहाँ सबसे कम है और यहाँ सबसे ज्यादा है, ऐसा बना। सही। ठीक है ना? हाँ तो इसलिए हर एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, अगर मैं ये जितने भी मैंने ग्रेडेशंस बनाए, इन सब पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। अब ये जो प्रेशर है ये हर जगह अपनी फोर्स लगाता है। अगर मैं कोई भी ये अगर लेता हूँ मैं, तो कोई भी पॉइंट पे प्रेशर हर जगह से लग रहा है। ठीक है, अगर मैं कोई सरफेस लेता हूँ, अगर मैं सरफेस ले रहा हूँ, तो उस पर भी क्या होता है, सब जगह से प्रेशर लगता है। एक नीचे से लगेगा हाँ और एक ऊपर से लगेगा प्रेशर। अब अगर मैं एक सॉलिड बॉडी लूंगा, समझ लो अगर मैंने कोई सॉलिड बॉडी ली, ऐसा स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे सिर्फ इसका यही सरफेस है, तो ये फोर्स ऊपर लगेगी, यहाँ से राइट में लगेगी, यहाँ से इधर लेफ्ट में लगेगी, और यहाँ से ऊपर में लगेगी। तो यहाँ पे भी हमने यही बोला, ये फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ लग रही है F2, और ये ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है F1। तो ये जो प्रेशर बेसिकली उसको बोल सकते हो, फोर्स नहीं लग रही, इतना प्रेशर लग रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि और कोई सरफेस है नहीं, अंदर का सरफेस हम लोग मान रहे हैं वो कॉलम है। तो सिर्फ मैं देख रहा हूँ ऊपर की सरफेस पे कितनी लग रही है, यहाँ पे नीचे की सरफेस पे कितनी फोर्स लग रही है। तो अगर मुझे प्रेशर पता है, तो अगर ये एरिया, अगर इसका मैंने मान लिया कि ए एरिया है, तो F2 मेरी हो जाएगी P2 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, बस इतना ही सब। समझ में आया? फिर से समझा? समझा। समझा पक्का? चलो ठीक है। हम्म अब क्या देखना है कि जो इसका मास है, हमने लिया इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, तो मास जो वाटर का होगा वो क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ मैं, जितना, क्योंकि ये सिर्फ सिलिंड्रिकल कॉलम है यहाँ पे वाटर का, तो इसकी डेंसिटी अगर मैं मान लूँ रो है, और इसका वॉल्यूम वी है। अब उसकी वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम कितना होगा, अगर डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, और स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे मुझे इसका रेडियस नहीं दिया, बट ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया एरिया एरिया। एरिया एरिया होता है सर्कल। सिलेंडर, एरिया ऑफ जो सिलिंड्रिकल कॉलम का जो टॉप या बॉटम है वो, तो वो मुझे पता है ए है। और इसकी अब हाइट क्या है सिलेंडर की, x1 माइनस x2। x1 माइनस x2। ठीक है, तो ये मेरा मास निकल आया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन में मैं वापस डाल सकता हूँ, क्या निकलेगा, दीपक फिर चला गया। हाँ रजनी, तुम्हें बताओ क्या होगा।
F2 is equal to F1 plus rho A x1 minus x2 G। ये सारी इक्वेशंस यूज करनी है। अच्छा, तो फिर P2A is equal to P1A plus रो A x1 माइनस x2, फिर A कॉमन ले लेंगे तो और फिर कुछ आएगा बचेगा ना? कहाँ भैया? यहाँ जी पर जी। जी। अब ए कॉमन ले लेंगे, हाँ, फिर सबको काट कैंसिल दिया तो क्या निकला? P2 P2 इज is इक्वल equal टू P1 प्लस P1 रो जी इंटू x1 माइनस x2। तो वही जो हमने निकाला था, तो P इज इक्वल टू रो जी एच है, उसी के फॉर्म में निकाला है। बस P2 जो है वो P1 प्लस रो जी एच हाइट ऑफ द कॉलम या x1 माइनस x2। ये हम लोग कभी भी कोई भी लिक्विड के अंदर का प्रेशर निकालना है, अगर हमें उसका टॉप का प्रेशर पता है तो हम लोग उसके बॉटम का प्रेशर निकाल सकते हैं। और यही हमने उस क्वेश्चन में किया था जहाँ पे हमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता था और हमें कुछ हाइट डी पे या हाइट डेप्थ एच पे निकालना था उसका प्रेशर। तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लें जैसे उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमें P0 दिया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमें कोई डेप्थ मान लो एच पे फाइंड करना है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। तो यहाँ का प्रेशर अगर मैं बोलूँ P है तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू, इसकी डेंसिटी रो है और जी तो होते ही, तो P क्या हो जाएगा? ये पिछला फॉर्मूला यूज करेंगे तो P0 प्लस रो जी x1 माइनस x2। x1 माइनस x2। अब तुम्हें x1 माइनस x2 अगर मैं इसको मैंने ले लिया, ये जीरो हाइट है, ये हाइट कितनी हो जाएगी? h। तो मैं लिख सकता हूँ या इसको माइनस h हाइट है, ये तो लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये बेसिकली h हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच। तो अगर तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है और तुम्हें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है किसी एक डेप्थ एच पे, तो हम लोग डायरेक्ट सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। तो हमने भी बस वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं किया था, बस इसको एक्सप्लेन करके यूज किया था कैसे हम लोग निकाल। रो जी एच हमें पता था और हमने उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर बस ऐड कर दिया था। ठीक है, अब इसको तो हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो P निकला हमारा। अब अगर हमें गेज प्रेशर होता है कि अगर किसी डेप्थ एच पे लिक्विड सरफेस से हमें प्रेशर निकालना हो, तो बेसिकली हम लोग उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो जी एच जो है ये P माइनस P नॉट, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें उसका एब्सोल्यूट प्रेशर, तो वो हो जाता है हमारा गेज प्रेशर। तो हमेशा याद रखना ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है जो एक्चुअली उस पॉइंट पे डेप्थ पे प्रेशर है। कितना प्रेशर अगर मैं जाऊंगा उस हाइट उस डेप्थ पे तो उतना मुझे फील होगा, और ये मेरा गेज प्रेशर है, उसका एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बेसिकली हमें देता है कि कितने डेप्थ पे जाने में उसका रिलेटिव प्रेशर कितना डिफरेंस फ्रॉम द हाइट, फ्रॉम द लेवल से उसका एक्चुअल डेप्थ पे कितना डिफरेंस है प्रेशर। इसको हम लोग एक गेज प्रेशर बोलते हैं। ओके, अब सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर सेम है? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी एक एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब है किसी भी पॉइंट पे प्रेशर। अगर मैं इस पॉइंट का प्रेशर बोल रहा हूँ तो वो कुछ और होगा, उसका एब्सोल्यूट प्रेशर कुछ और होगा। अगर मैं इस पॉइंट का बोल रहा हूँ तो कुछ और एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, इस पॉइंट का कुछ और एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, इस पॉइंट का कोई एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का सिर्फ इतना मतलब है कि उस पॉइंट पे एक्चुअल प्रेशर कितना है,
कि अगर मैं वहां पे खड़ा हो जाऊं तो मुझे कितना प्रेशर फील हो, वो उसका मतलब है एब्सोल्यूट प्रेशर। बट जब हम लोग लिक्विड्स में बात करते हैं तो हम लोग अगर इस पॉइंट का कुछ डेप्थ एच पे हम लोग अगर देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एक एब्सोल्यूट प्रेशर बोल सकते हैं इसका, और एक गेज प्रेशर बोल सकते हैं, जो बता रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिफरेंस कितना है इसके प्रेशर। कि अगर मैं समझ लो अगर इतनी हाइट पे इतनी कुछ एच हाइट नीचे जा रहा हूँ तो मुझे कितना डिफरेंस फील होगा प्रेशर में, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है, मेरी बॉडी एडजस्टेड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। बट अगर मैं 10 मीटर समझ लो पानी के अंदर जा रहा हूँ तो मुझे कितना डिफरेंस होगा फील होगा प्रेशर में, तो वो मेरा गेज प्रेशर बताता है। और एब्सोल्यूट प्रेशर बताते हैं कि एक्चुअली कितना मुझे टोटल प्रेशर फील हो रहा हाँ, है। ठीक, ठीक है। yes. हम्म, अच्छा। अब अब देखते हैं। प्रेशर, एक देखते हैं चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ हाइट। अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को लिक्विड सरफेस दिया हुआ है नेचुरल। अब हमारी बुक में एक पेज नंबर 30 है। पेज नंबर 30 में एक छोटा सा ब्लू बॉक्स बना हुआ है, कैन यू टेल करके। उसमें क्या लिखा है, रोशनी पढ़ो। The figure shows 3 containers filled with the same oil. How will the pressures at the reference line compare? क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसका प्रेशर। रेफरेंस लाइन में प्रेशर में डिफरेंस होगा, कितना होगा। श्रद्धा तुम बताओ। भैया क्वेश्चन ही मेरे को समझा नहीं। How will the pressure- इसलिए मतलब मतलब जो क्वेश्चन में रेफरेंस लाइन दी है समझा। टॉप पे, उसमें क्या डिफरेंस हाँ होगा प्रेशर। जो सब टॉप लाइन है, सरफेस लेवल है जो लिक्विड का, हाँ। उनके प्रेशर में डिफरेंस क्या होगा, किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। जिसका थोड़ा पतला है वो ज्यादा रहेगा। का ज्यादा प्रेशर रहेगा, और जो ज्यादा सबसे ए, मोटा है, ए सबसे ए कम वाले में नंबर, ज्यादा प्रेशर है। ए ए वाले वाले में में कम ज्यादा, होगा। ए वाले में कम होगा। अच्छा, तो श्रद्धा बोल रही है ए में सबसे कम होगा, रोशनी बोल रही है ए में सबसे ज्यादा होगा। भैया मैं बोल रही हूँ ए वाले में ज्यादा रहेगा। ए वाले में ज्यादा रहेगा, तुमने ये किसने बोला था कि पतला होगा तो ज्यादा होगा। मैं रोशनी। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, चलो पहले रोशनी तुम बताओ ऐसा क्यों होगा। सर अगर बेसिकली देखा जाए तो प्रेशर मतलब मैं एकदम बेसिक बता रही हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हम्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स प्रेशर और एरिया। तो जितना ज्यादा एरिया रहेगा प्रेशर उतना कम होगा। अच्छा, बट फोर्स कहाँ से आती है। फोर्स फोर्स कहाँ से आ रही है, मतलब अगर तुम बोल रहे हो कि अगर एरिया डिफरेंट है तो मतलब फोर्स कांस्टेंट है, तो मैं एरिया डिफरेंट हो रहा है तो प्रेशर डिफरेंट हो रहा है ये बोल रही हो तुम, तो मैं ये पूछ रहा हूँ फिर फोर्स कहाँ से आ रही है, फोर्स कांस्टेंट क्यों। फोर्स कांस्टेंट होगी तभी तो प्रेशर और एरिया डिपेंडेंट होंगे ना एक दूसरे पे। अच्छा ठीक है, तुम सोचो। अब श्रद्धा तुम बताओ। मैं क्यों बंद करूंगा।
मैं भी सोच के बताती हूँ, मुझे भी। अच्छा सर मैंने ना मतलब आगे का पढ़ लिया, आगे पास्कल्स लॉ पढ़ लिया, तो फिर आंसर बता दो तो तीनों में सेम रहेगा प्रेशर। चलो ठीक है, तुम बता दो आंसर। तीनों में सेम प्रेशर होगा। क्यों? क्यों होगा? आंसर तो पता चल गया, बट क्यों भी बताना पड़ता है। पास्कल्स लॉ पढ़ लिया मैंने उससे। हाँ पास्कल्स लॉ होता है, बट क्यों होता है? पास्कल लॉ पढ़ने थोड़ी हो जाता है, समझना ही पड़ेगा ना क्यों होता है। पास्कल ने अपने मन से थोड़ी लॉ बना दिया, उसने कुछ सोच समझ के पढ़ा होगा तब बताया। पास्कल्स लॉ क्यों होता है? अब मैं बताऊँ भैया, मतलब कुछ तो सोचा। चलो बताओ। मतलब वो लाइन का सिर्फ बात करें ना, उस पर प्रेशर कितना रहेगा। हाँ तो नीचे मतलब जो लाइन के नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उस पे तो सब लोग इक्वली प्रेशर दे रहे लाइन पे, और ऊपर एटमॉस्फेयर में मतलब एयर में से भी तो इक्वली प्रेशर दे रहे, तो सेम ही रहेगा। ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हाँ, और नीचे क्या है? नीचे वाटर का प्रेशर है। नीचे वाटर का प्रेशर तो चेंज होता है ना, हर जगह सेम थोड़ी होता है। बट लाइन के एकदम नीचे तो सेम ही रहेगा ना भैया तो। क्यों? क्योंकि प्रेशर हमने देखा सिर्फ हाइट पे डिपेंडेंट होता है, हाँ। उसके एरिया पे डिपेंडेंट था नहीं। हमने जब हमेशा क्या निकाला, जब P इज इक्वल टू रो जी एच निकाला, यहाँ पे ना हाँ। एरिया है ना कोई फोर्स का कंपोनेंट है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? रो। रो तो सारे लिक्विड का सेम है, और हाइट तो हम लोग सरफेस लेवल से नीचे ले रहे हैं, अगर सरफेस पे देखेंगे तो सेम ही रहेगा। अब मैं बोलूं अगर जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है तीनों का, वहां पे प्रेशर कैसे वेरी करेगा? ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, चलो ठीक है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इसमें भी ये सेम लाइन। ऊपर तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बोल सकते हो, इसलिए जो सरफेस लाइन है यहाँ पे तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा। अब मैं बोलूँ इस लाइन पे प्रेशर कैसे डिफरेंस होगा? इस लाइन पे क्या इस डिफरेंस पे भी होगा? सेम ही रहेगा सबका। क्यों? क्यों? नीचे हाइट सेम है। हाँ, हाइट हाइट सेम सेम है, है। क्योंकि एरिया पे तो डिपेंडेंट बोला नहीं हमने प्रेशर, और कोई फैक्टर बोला नहीं हमने, सिर्फ बोला हाइट पे डिपेंडेंट है। और अगर सेम ऑयल है, अगर सेम क्वांटिटी ऑफ ऑयल है या वाटर है या एयर है, तो फिर सबका प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि सिर्फ प्रेशर हाइट पे डिपेंडेंट है और किसी सरफेस पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए तीनों का बॉटम लाइन पे भी प्रेशर हमेशा सेम ही रहेगा अगर सेम हाइट है तो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। कि ये ऐसे तुम अगर देखोगे तो ये नहीं लगता कि प्रेशर नीचे सेम होगा, लगता है जितना ज्यादा पानी होगा उसके हिसाब से उतना ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, बट क्योंकि नीचे फोर्स ज्यादा होगी, प्रेशर जो है वो हाइट पे डिपेंडेंट है। अगर नीचे मैं फोर्स यहाँ पे देखूं, इस पॉइंट पे कुछ फोर्स देखूं, इस पॉइंट पे फोर्स देखूं और इस पॉइंट पे फोर्स देखूं, तो तीनों की फोर्स डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स डिपेंड करती है P इंटू ए पे। तो जितना सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतनी कम फोर्स होगी, बट प्रेशर जितना है वो हमेशा सेम ही रहेगा हाइट की वजह से। और इसको और समझने के लिए अगर ऐसा भी देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट वाला डायग्राम है, अगर उसको देखो तो उसमें क्या लिया है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाकर हमें इस ये वाला सिर्फ देखें, अगर ये वाला जो वेसल, इस वाले वेसल में, और हम लोग इस वाले वेसल से कंपेयर करें इसको, इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हमने सेम ही अगर इन दोनों की ये वाली हाइट है, बस मैंने वेसल ऐसा बना दिया,
अब क्या हो रहा है, इतनी जो इसकी हाइट है पानी की, या इतना जो वाटर कॉलम है इसका, उसका तो प्रेशर इस पॉइंट पे पड़ रहा है, कुछ फोर्स पड़ रही है, बट बाकी जो वेसल है यहाँ से, वो ये जो सरफेस, वेसल का सरफेस है, ये कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि उस पे ये यहाँ पे वेट एग्जर्ट कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे ये जितना भी ये वाला वाटर है, वो क्या हो रहा है, उसका जो वेट है वो, जो सरफेस, जो भी ग्लास का सरफेस हो या कोई भी वेसल हो, वो क्योंकि उस पर कुछ फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, उसकी वजह से उसका टोटल प्रेशर न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो बच क्या रहा है, सिर्फ इतना ही बच रहा है। तो इस तरह से ये भी देख सकते हो कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इसका जो है, जितना भी वेट आ रहा होगा नीचे की तरफ, उसको वो बैलेंस कर रहा है, इस फोर्स का ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट उसके वेट को बैलेंस कर रहा है। तो इफेक्टिवली सिर्फ इतना ही जो कॉलम है उसका ही नीचे प्रेशर आ रहा है, और किसी का प्रेशर नहीं आ पा रहा, बाकी सबका बैलेंस हो जा रहा है साइड की वॉल की वजह से। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम लोग का आता है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, पास्कल्स लॉ पढ़ लिया था ना किसी ने? श्रद्धा ने, हाँ बोलो। रोशनी ने पढ़ा था भैया, मैंने नहीं। रोशनी नहीं पढ़ा था, चलो रोशनी बता दो क्या होता है पास्कल्स। मैं पढ़ के बताऊं? पढ़ के बताओ। हाँ, एक मिनट ना। बोलो बोलो सर। हाँ बोलो। अगर कोई ऐसा क्लोज्ड कंटेनर्स है, तो मतलब अगर 3-4 है, तो फिर जो का प्रूफ प्रेशर नहीं एक, पूछ रहा, अगर, हाँ तुम पास्कल्स लॉ पढ़ रही हो ना? हाँ, ठीक है, पढ़ो पढ़ो। अच्छा मैं रीड करूँ? हाँ, अच्छा पास्कल्स लॉ ठीक पढ़ के तुम्हें समझाना है मुझे और क्लास को पूरी। चलो पहले पढ़ो उसको, क्या बोल रहा है। Pascal's law states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container, provided the effect of gravity is negated. अब इसका मतलब क्या है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज्ड फ्लूइड। फ्लूइड इनक्लोज्ड होना चाहिए, हाँ, अगर इनक्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, फैल जाएगा। इनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट, तो मूविंग फ्लूइड नहीं होना चाहिए। मूविंग फ्लूइड होगा तो क्या होता है, प्रेशर चेंज हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनक्लोज्ड फ्लूइड है और रेस्ट पे, तो उस पर हम लोग कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हैं, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि हर जगह प्रेशर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कम नहीं होता। मतलब अगर मैं एक पॉइंट पे प्रेशर लगा रहा हूँ तो दूसरे पॉइंट पे भी एग्जैक्ट सेम प्रेशर रहेगा, वो कम नहीं हो जाएगा डिफरेंट जगह रहने से। is equally transmitted equally and undiminished at every point of the fluid। सारे जहां जहां फ्लूइड है सब जगह सेम प्रेशर रहेगा, एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर की वॉल, जिस कंटेनर में रहेगा उसकी वॉल पे भी वो उतना ही का उतना प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट करें, ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसी जो हमने लिया था, अब मैंने क्या किया, समझ लो यहाँ पे मेरा कोई फ्लूइड है, उस पर मैंने एक प्रेशर लगाया किसी पिस्टन से, यहाँ से मैं कुछ फोर्स लगाई F1, और फ्लूइड यहाँ पे पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, और इसका एरिया मेरा A है।
तो फ्लूइड में कितना प्रेशर जाना चाहिए? मैंने कुछ प्रेशर अप्लाई किया है, इस यहाँ पे एक पिस्टन लगाया मैंने। पिस्टन कुछ नहीं होता, बस बेसिकली क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कंटेनर की शेप को फिल कर रही है और उसको इनक्लोज करके मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ। मैं एक पिस्टन बोल दीजिए, उसकी बेसिकली पूरे के पूरे कंटेनर पे शेप को मैच करके पूरे फ्लूइड को पुश कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना मैंने अप्लाई किया? फोर्स अपॉन एरिया, F1 अपॉन ए। F1 अपॉन ये हमारा प्रेशर हुआ। तो मेरा पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अब हर जगह सेम प्रेशर होना चाहिए, हर जगह प्रेशर इतना ही रहेगा। तो प्रेशर यहाँ पे इसकी वॉल्स पे भी उतना ही लग रहा है, फ्लूइड के अंदर भी उतना ही लग रहा है। तो सारे कंटेनर की जो वॉल्स हैं उस पर भी उतना ही प्रेशर लग रहा है और फ्लूइड के हर पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर लग रहा है। बट हमने क्या इंपॉर्टेंट लिया कि ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। अगर ग्रेविटी निग्लेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? समझ लो ये कुछ एक हाइट पे, जहाँ का जो लेवल है ये कुछ एक हाइट h पे है इसके कंपैरिजन में। अभी तो हमने बोला कि प्रेशर सब जगह सेम रहेगा, तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर सेम है, इस पॉइंट पे भी, 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 इस पॉइंट, अगर हमने ग्रेविटी निग्लेक्ट की। बट समझ लो अगर हम लोग ग्रेविटी निग्लेक्ट नहीं करते तो समझ लो अगर इस पॉइंट पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ डी डेप्थ पे, वहां पे क्या होगा प्रेशर? इस पॉइंट पे समझ लो तो डी डेप्थ पे अगर ग्रेविटी निग्लेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा प्रेशर? हमें क्या पता है, इस पॉइंट पे मैंने प्रेशर लगाया है, समझ लो मेरा P1 जो है F1 बाय ए। इस पॉइंट पे समझ लो कुछ P2 प्रेशर है, तो वो कैसे निकालूंगा मैं? अगर हाइट, अगर इसकी डेप्थ D है और मुझे पता है इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, तो P2 कैसे निकालूंगा मैं? ज्योति? P2 क्या होगा? F2 बाय हम्म, P2 इज इक्वल टू क्या लिखूं? पहले जो हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या था, अगर किसी डेप्थ पे हमें प्रेशर निकालना होता है तो प्रेशर कितना होता है ना? रो जी एच। रो जी एच। बट अगर हमें पता है कि इस पॉइंट का प्रेशर कुछ है, हमें यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, रो तो जी फिर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी प्लस एच रो जी क्या इस पॉइंट पे क्या है? H1 डी डी। डी, रो जी डी, डी, ठीक है। डेप्थ डी पे है तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेविटी की वजह से चेंज हो रहा है। बट अगर ग्रेविटी का इफेक्ट हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, हम लोग कोई एक ऐसा ले रहे हैं, कंटेनर लिया है हमने, समझ लो और इसके अंदर कुछ एक लिक्विड भरा हुआ है और मैंने यहाँ से कुछ एक प्रेशर पिस्टन लिया है और इसको मैं फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ F1। अगर इसका एरिया ये है तो मेरा P1 प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। अब क्या होगा, हर पॉइंट पे प्रेशर सेम लगेगा अगर मैं ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। हर पॉइंट पे प्रेशर P1 रहेगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, अगर हम लोग ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट करते हैं। ग्रेविटी की वजह से प्रेशर चेंज हो जाएगा, बट अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नहीं लेंगे तो हर पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा और यही प्रेशर इसकी कंटेनर की वॉल्स पे भी जाएगा। हाँ, वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। पूरा क्या जीरो हो जाएगा? हाँ वो रो जी डी जो लिखा है। हाँ, ये जो रो जी डी है ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा अगर तो ग्रेविटी को जीरो, P2 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा पास्कल्स लॉ है
कि हर जगह सेम प्रेशर हो जाएगा सारे कोई भी फ्लूइड पॉइंट पे और जो वॉल्स की कंटेनर। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्कल्स लॉ। इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हमने एक देखा है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये जो येलो में दिया हुआ है वो बता रहा है। अब उसको देखते हैं वो क्या बोल रहा है। अगर हमने एक ऐसा वेसल दिया हुआ है, ये एक वेसल है, इसके अंदर कुछ एक लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ एक, इसका एरिया ए है, इसका एरिया A/2 है, ये सारे ओपनिंग्स हैं, कोई एक कंटेनर है उसके डिफरेंट डिफरेंट ओपनिंग्स हैं। इसका एरिया 2A है और इसका एरिया 3A है। अब मैंने क्या किया, ये वाला जो है जिसका ए एरिया है इसमें मैंने कुछ एक फोर्स लगाया F। तो अब मैं क्या देखना पड़ता है, ये जो सारे पिस्टन्स है ये मूव कर सकते हैं, ये जो है इनके ये सारे मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस पे अगर मैं F प्रेशर लगा रहा हूँ या F फोर्स लगा रहा हूँ तो प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप होगा P=F/A। अब अगर मुझे ये सारे के सारे पिस्टन्स को अपनी पोजीशन पे रखना है, अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा तो इसकी वजह से इससे यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगी, कुछ एक प्रेशर लगेगा, यहाँ पे भी प्रेशर लगेगा, इस पे भी एक प्रेशर लगेगा। तो अब क्या होता है कि अगर इस पे कुछ एक प्रेशर लग रहा है तो अगर इसका एरिया A/2 है तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, कि सब जगह प्रेशर तो सेम है लिक्विड वेसल का और इसका एरिया A/2 है, प्रेशर फोर्स कितनी लग रही है इस पिस्टन पे, F/2 P/A/2 या PA F/, क्योंकि PA क्या है, यहाँ से हमारा PA=F है, तो PA/2 मतलब F/2। ऐसे यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी नीचे 3A वाले कंटेनर में, जो हो जाएगी हमारी 3 × F या 3PA। ऐसे ही यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी 2F या 2PA। ये प्रेशर उतना ही लग रहा है बट सबका एरिया डिफरेंट है, सब पे डिफरेंट फोर्स लगेगी। अब क्या हम लोग नोटिस करते हैं कि इन पिस्टन्स को अगर हमें सेम पोजीशन पे रखना है तो हमें यहाँ पे एक एग्जैक्ट ऑपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी 3F की। यहाँ पे हमें फोर्स लगानी पड़ेगी F/2 की और यहाँ पे हमें फोर्स लगानी पड़ेगी 2F की, अगर हम लोग को पिस्टन को वहीं पे उसी जगह पे मेंटेन करना है। वरना क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पिस्टन है, ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। जब तक हम लोग इस पे एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये अपनी पोजीशन पे मेंटेन नहीं रहेगा, वरना ये निकल जाएगा। समझ लो, इसको हमने बस बेसिकली बंद करके रखा हुआ है कोई कॉर्क से, या लेबोरेटरी में देखते हो ना कॉर्क से ही बंद कर देते हैं ट्यूब्स को, वैसे ही समझ लो इसको। तो अगर मैं इस पे एक तरफ से प्रेशर लगा रहा हूँ तो हर जगह प्रेशर लग रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे हर एक ओपनिंग पे फोर्स लगानी पड़ेगी इक्वल टू द प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द ओपनिंग। जितना ज्यादा ओपनिंग लगेगी उतना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जितना भी प्रेशर है वो हर जगह सेम है, बस इसलिए जितना भी एरिया हो रहा है उसकी वजह से चेंज हो रहा है हमारा टोटल फोर्स, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। तो तुम लैब में जाओगे, ऐसी कभी 2 ओपनिंग वाला भी मिल जाए तो ऐसे कर सकते हो कि अगर एक जगह तुमने F प्रेशर लगाया है और उसका एरिया A है और अगर समझ लो दूसरे का 2A तो वहाँ पे डबल फोर्स लगानी पड़ेगी, या अगर उसका हाफ है इसका एरिया
तो आधी फोर्स लगानी पड़ेगी उसको बंद करने। ठीक है, अब पास्कल लॉ के एप्लीकेशन देखते हैं जो हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा था। अब क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हमने क्या देखा था कि हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या कर रहे थे हम लोग, श्रद्धा हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, क्यों यूज करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट हम लोग? कोई भी हैवी चीज को लिफ्ट करने के लिए। कोई भी हैवी चीज को लिफ्ट करने के लिए क्यों यूज करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, ऐसे डायरेक्टली क्यों नहीं लिफ्ट करते? अगर डायरेक्टली करेंगे तो भैया बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसकी वजह से थोड़े फोर्स में से हो जाता है काम। थोड़े फोर्स में से हो जाता है काम। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि यूज टू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट विथ स्मॉल फोर्स, लेस फोर्स। लॉस फोर्स या स्मॉल फोर्स। छोटे फोर्स से हम लोग उसको हैवी वेट को उठा सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है, हम लोग यूज करते हैं इक्वल प्रेशर, जो पास्कल्स लॉ है हमारा, सेम प्रेशर को यूज करके, क्योंकि लिक्विड में प्रेशर सेम होता है इसलिए हम लोग उस प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग ये निकालते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक लिक्विड भरा हुआ है, कनेक्टेड है इससे, यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं कुछ फोर्स लगा रहा हूँ अपनी F1, ये मैंने अपने हाथों से या पैरों पे खड़े होकर कुछ फोर्स लगाई और इसका एरिया है A1। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा वो सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर P डेवलप हो रहा है, ये हो जाएगा F1/A1। और यहाँ का एरिया मेरा A2 है, और A2 क्या है, A1 से बहुत ज्यादा होता है। जैसे हमने निकाला था ना उस क्वेश्चन में कि अगर A2 समझ लो 1000 टाइम्स A1 होगा, तो हम लोग 1000 टाइम्स फोर्स लगा सकते हैं उतनी फोर्स में। हम लोग बस अगर, और तो यहाँ पे मेरी F2 डेवलप होगी। ठीक है, तो और अगर A2 1000 A1 है तो F2 क्या हो जाएगा, F2 और F1 में क्या रिलेशन हो जाएगा, अगर A2 1000 A1, ये मेरा A1 है और यहाँ पे मैंने F1 लगाया, तो मेरा प्रेशर कितना हो रहा है, F1/A1। तो प्रेशर तो सेम है, तो अगर मेरा यहाँ पे A2 प्रेशर है तो F2 क्या होगा, A2 × P। ये क्या हो जाएगा, A2 × F1/A1। और A2/A1 कितना है, 1000 है। 1000. तो जितना हम लोग एरिया का रेशियो लेंगे उतना ही ज्यादा टाइम्स हम लोग उसका फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग प्रिंसिपल यूज करके, क्योंकि हर जगह प्रेशर सेम है इसलिए सिर्फ एरिया चेंज करके हम लोग फोर्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। अब क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या हो रहा है, हम लोग का एक बुक में अगर डायग्राम देखोगे तो ये एक हमारा एक सिलेंडर होता है जहाँ पे हम लोग प्रेशर लगाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। यहाँ पे हमारा कुछ फ्लूइड भरा होता है, इसको हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं या ब्रेक फ्लूइड बोलते हैं, जो ब्रेक्स में यूज करते हैं।
और ये फ्लूइड हमारा सब जगह से कनेक्टेड रहता है। जैसे अपनी साइकिल में तुम लोग यूज करते हो ना, ब्रेक दबाते हो तो कैसे गाड़ी कैसे स्टॉप हो जाती है अगर ब्रेक दबाते हो तो? गाड़ी में यही होता है भैया। गाड़ी में, तुम्हारी साइकिल में भी यही होता है। साइकिल में फ्लूइड तुम ब्रेक रहता दबाते, है, फ्लूइड रहता है। फ्लूइड रहता है। या कोई भी नॉर्मली जैसे बाइक्स में होता है, बाइक में हमेशा फ्लूइड्स रहते हैं। कोई बाइक देखना, उसमें हमेशा फ्लूइड्स भरा होता है, इसलिए कभी कभी उसका फ्लूइड रिप्लेस भी करना पड़ता है जब खराब हो जाता है या कम हो जाता है, कभी लीक कर जाता है तो हम लोग को उसका फ्लूइड रिप्लेस भी करना होता है, इसलिए ब्रेक फ्लूइड बोलते पेट्रोल हैं। फ्लूइड है क्या? पेट्रोल फ्लूइड या फिर कुछ और? फ्लूइड ही होता है, कोई लिक्विड होता है बेसिकली, हाई डेंसिटी कहाँ लिक्विड होता होता है। है, दिखता नहीं है? दिखता नहीं है, कभी वो डायरेक्टली नहीं दिखेगा, बट कभी अपने कभी हमें पापा इंजन से पूछना में ब्रेक फ्लूइड चेंज किया हो होता है, क्या? बट इंजन में होता है। इंजन में तो इंजन ऑयल होता है, वो अलग होता है, ये ब्रेक फ्लूइड है। इंजन ऑयल तो लुब्रिकेशन के लिए होता है, ये लुब्रिकेशन के लिए नहीं है। ये क्या कर रहा है, ये हम लोग को फोर्स ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। एक जगह मैंने अगर यहाँ पे फोर्स लगाई एफ, तो ये सारे के सारे लिक्विड्स के थ्रू सारी की सारी फोर्स ट्रांसफर हो रही है हर जगह। इसका मैं एक वीडियो तुम लोग को भेजता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, अगर इसका एरिया कुछ ए है तो यहाँ बेसिकली एक मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब ये प्रेशर हर जगह लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा। इसकी वजह से वो टायर को जो ब्रेक्स होते हैं वो टायर से चिपक जाएंगे, इसलिए और ब्रेक लगाते हैं। यहाँ पे हमारा एक बेसिकली ब्रेक पेडल होता है। इसको जब भी मैं दबाता हूँ तो इस पिस्टन को मैं पुश करता हूँ, जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है और ये सारे ब्रेक्स की तरफ जाते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है। जैसे हम लोग पिस्टन में यूज कर रहे थे वैसे इसमें यूज करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे इसलिए ये जो मास्टर सिलेंडर होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है कि हम लोग थोड़ी, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत कम फोर्स चाहिए, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए, इसलिए इनका एरिया नॉर्मली कम होता है और इसका ज्यादा होता है, तो हम लोग ज्यादा फोर्स लगाते हैं और यहाँ पे टोटल फोर्स कम जाती है। बट हमें वहाँ पे क्योंकि ज्यादा फोर्स चाहिए नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बड़ा सिलेंडर लेते हैं मास्टर सिलेंडर, और एक सारी जगह छोटे छोटे सिलेंडर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली अगर हमने कोई एक F1 नहीं, एक्चुअली इसमें हम लोग मास्टर सिलेंडर का एरिया कम होता है और स्लेव सिलेंडर का एरिया ज्यादा बड़ा होता है। तो हम लोग को जो यहाँ पे प्रेशर की वजह से फोर्स डेवलप होती है F2 हर जगह, F2 हमारी हो जाएगी F1 इंटू, या बेसिकली जो प्रेशर होता है हमारा P इंटू ए टू, और प्रेशर क्या है हमारा F1/A1 इंटू A2। तो ये जो फोर्स ट्रांसफर हो रही है वो हो जाती है हमारी F1 इंटू A2/A1। ज्योति कहाँ गई? उसका भी इंटरनेट कनेक्शन गया क्या? ठीक है, तो इसके बाद तुम लोग ये एग्जाम्पल 2.3 कर सकते हो। ये वाला जो सिंपल फॉर्मूला हमने निकाला है, इससे एग्जाम्पल 2.3 भी देखो तो उसमें भी सेम चीज यूज होगी। सबका इंटरनेट खराब हो गया क्या?
बाकी सबको सुनाई दे रहा है? हाँ भैया सुनाई दे रहा है। ठीक है, जितने लोग हैं वही अटेंड करें। अब तो वही वाला एग्जांपल 2.3 और जो हमने क्वेश्चन देखा था वो वाला, वो भी सिंपली इसी से फॉर्मूले से यूज होता है। F2 = F1 × A2/A1। जितनी फोर्स मैंने यहाँ लगाई करस्पॉन्डिंगली उतना प्रेशर डेवलप हुआ और वो प्रेशर से दूसरी जगह कितना फोर्स जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पोर्शन और बचा है। कल टेस्ट कितने बजे तुम लोग का? या 4 बजे भी दे सकते हैं या तो फिर 12:30 बजे। Yes. तुम लोग कब? अच्छा, दोनों टाइम कोई भी दे सकते हो? दोनों में से हाँ एक टाइम मतलब पे देना अभी है मतलब। नहीं हुआ है दोनों में अच्छा अच्छा, तो एक्चुअली फिर ठीक है, तो हम लोग टेस्ट इतने में से ही आएगा। बाकी जो ये मर्क्यूरी बैरोमीटर है और ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ। ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, बट ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट रहेगा सरफेस टेंशन रहेगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा आराम से देखेंगे। अभी इतना ही देखते हैं। तो इसमें और कोई डाउट है तो पूछ लो। भैया ये फॉर्मूला कैसा है नीचे वाला? वो F2 नीचे = P × A2 कहाँ तो थी? वो पीछे अब प्रेशर मैंने यहाँ पीछे वाले। देखो, मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने F1 फोर्स लगाई हाँ। और इसका एरिया A1 था, तो कुछ प्रेशर डेवलप हुआ हाँ। F1/A1। और ये प्रेशर हर जगह, बिकॉज फ्लूइड कनेक्टेड है तो हर जगह गया प्रेशर। ये इधर भी गया, हाँ। इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, हर जगह प्रेशर गया। अब यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है उसमें डिपेंड करेगा कि कितना एरिया उसका। इन सब का एरिया A2 है, जो पिस्टन है, ये जो एरिया है ये A2 है। एरिया A2 है। हाँ। एरिया A2 है, तो यहाँ पे जो प्रेशर तो लग ही रहा है, तो टोटल फोर्स कितनी लगी होगी, क्या हो जाएगी? समझा भैया? समझा? तो यहीं से P × A2 हो जाएगा, तो P है हमारा हाँ F1/A1, तो ये हो जाएगा F1 × A2/A1। समझा। ठीक है। ठीक है, फिर अगर और कोई डाउट है तो कल सुबह भी कोई क्लास कर सकते हैं, वरना चलो ठीक, कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? 11th क्वेश्चन। हाइड्रोलिक लिफ्ट में इनपुट पिस्टन का एरिया दिया है। इनपुट पिस्टन का एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और आउटपुट पिस्टन का सरफेस एरिया A2 मान लेते हैं, इसका एरिया 1500 सेंटीमीटर। अब इस फोर्स अगर 25 न्यूटन की अप्लाई हुई है तो वेट निकालना है आउटपुट पिस्टन पे। तो मैंने अगर इनपुट पिस्टन पे F1 है, जहाँ भी इनपुट रहता है हमेशा वो F1 हो गया, जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें F1 दिया हुआ है 25 न्यूटन। हमें निकालना आउटपुट पिस्टन पे कितना वेट होगा। क्या निकालना है हमें? सिंपल फॉर्मूला है, F2 = F1 × A2/A1। क्या आएगा? F1 है 25, A2 कितना है? 1500/30, कितना वो? 50। 50 × 25 क्या हो गया? 1250 वही है। वही है, सिंपल है ना? हाँ। हाँ सिंपल है भैया। और एग्जाम्पल 2.3 भी देख ही लेते हैं। एग्जाम्पल 2.3 में क्या दिया है? एक
हमारे पास एक कार है, उसका मास दिया है 1000 kg, 1000 kg की कार है हमारी मारुति 800 टाइप की। उसकी हमें दी है स्पीड 50 km/h और उसका सिलिंड्रिकल पिस्टन है, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, और उसका जो स्लेव सिलेंडर है उसका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। If a constant force of 100 Newton is applied on the brake, what distance the car will travel before coming to stop? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सबसे पहले समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। समझ लो तुम्हारी कोई भी कार है, ठीक है, यहाँ से मैंने अंदर बंदा बैठा हुआ है, उसने अपना क्या किया, ब्रेक लगाया सबसे पहले। यहाँ पे जो ब्रेक था ये कनेक्टेड है सारे सारे व्हील से। इसमें जो हमने पहले डायग्राम देखा था ये, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया है और मैंने कुछ एक फोर्स लगाई है, ठीक है, और ये फोर्स की वजह से कुछ प्रेशर जनरेट होगा। तो मैंने कुछ एक फोर्स लगाई है 100 न्यूटन की, उससे क्या हो रहा है, वो ब्रेक फ्लूइड में कुछ एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये सारे के सारे कनेक्टेड है, एक जो मैंने ब्रेक लगाया वो सारे व्हील से कनेक्टेड है थ्रू फ्लूइड। तो इसकी वजह से कुछ एक प्रेशर जनरेट होगा, वो होगा F1/A1, क्योंकि हमने, और A1 कितना होगा, हमें सिलेंड्रिकल पिस्टन का रेडियस दिया हुआ है, जो हमारा मास्टर सिलेंडर है जहाँ पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ। तो उसका एरिया कितना होगा, R1 0.5 सेंटीमीटर है, तो A1 कितना होगा, हाँ रजनी, अगर सिलिंड्रिकल पिस्टन है, इसका एक हमें रेडियस दिया 0.5 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का एरिया क्या होगा जिस पे मैं ब्रेक लगा रहा हूँ, πr² पाई r h नहीं, पाई r² h तो उसका वॉल्यूम हो गया, πr² हो जाएगा उसका एरिया, जो उसका, क्योंकि वो पिस्टन सर्कुलर शेप सिलेंड्रिकल शेप का है, बट वो प्रेशर वो लगा रहा है, सिर्फ उसका जो हम लोग एरिया देख रहे हैं। एरिया, अच्छा हाँ समझा भैया। क्योंकि पिस्टन अगर ऐसा है तो हम लोग, और ये हमारा फ्लूइड है यहाँ पे भरा हुआ, तो क्योंकि सिर्फ इतने एरिया में, इतने एरिया की वजह से प्रेशर लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे मैं बेसिकली अपने पाँव लगा रहा हूँ जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। ये वाला जो एरिया हो जाएगा πr² हो जाएगा, तुम लोग का प्रेशर हो जाएगा 100 N/π इंटू, और ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 0.5/100 मीटर, या 5 × 10⁻³ मीटर। ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ का स्क्वायर। तो इतना मेरा प्रेशर हो जाएगा। अब यही जाएगा सारे के सारे ब्रेक्स के सिलेंडर्स पे, और ब्रेक्स का सिलेंडर का एरिया रेडियस दिया है हमें क्या, 2.5 सेंटीमीटर। तो उन पे जो फोर्स लगेगी वो, उसका फॉर्मूला क्या था, P × A2 या F1/A1 इंटू A2। A2 ये कितना 100/π इंटू जो भी है 5 × 10⁻³ पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। और A2 क्या हो जाएगा, R2 अगर ये है तो A2 क्या होगा, 5 × R2²। ये कितना 2.5 × 10⁻² का स्क्वायर। यहाँ से पाई पाई कट गया,
और क्या बचा 100 इंटू 25/5 का स्क्वायर, इसको एक्चुअली सेंटीमीटर अगर क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो उसको ऐसा यूनिट में एक्चुअली कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू अपॉन 5 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 2.5 का स्क्वायर, क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहेगा सेंटीमीटर में लो या मीटर में लो, तो हम लोग इसको काट के 100 इंटू 2.5/0.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपली। ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये 2500 न्यूटन हो गया। यहाँ तक समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, तो अब ये फोर्स क्या हो रही है, ये फोर्स लग रही है व्हील्स पे, यहाँ ये जितनी फोर्स लग रही है ये F2 लग रही है व्हील्स पे, क्योंकि मैंने F1 फोर्स लगाई यहाँ पे, तो अब ये व्हील्स पे ब्रेक फोर्स लग रही है F2। ठीक है, तो क्योंकि मेरे से 100 न्यूटन फोर्स लगाने से 2500 न्यूटन फोर्स लग रही है ब्रेक्स पे व्हीकल पे। अब क्या हो रहा है, इतनी फोर्स लग रही है, बेसिकली ये जो ब्रेकिंग फोर्स है ये कार को स्टॉप कर रही है। तो अगर कोई कार की स्पीड है v, हमें v दी है, कितनी है स्पीड, कितनी दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 50 इंटू 5/18 कितना हो गया, कुछ तो हो गया, चलो छोड़ो उसको बाद में करेंगे। ये हमारा मीटर्स पर सेकंड में आ जाएगा। अब हम लोग ने फोर्स लगाई है F2, 25 गाड़ी पे फोर्स लगी है। अब उसकी वजह से उसमें एक डिसेलरेशन होगी, क्योंकि वो कुछ स्पीड से जा रही है, अब अगर ब्रेक लगाऊंगा तो वो डिसेलरेट करेगा, और वो फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी अब वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगी, तो क्या डिसेलरेशन होगा। तो डिसेलरेशन जो डिसेलरेशन रेट होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी फोर्स अपॉन मास, जितनी फोर्स लग रही है डिवाइड बाय उसका टोटल मास। ये ठीक है, तो 2500/1000 kg। तो डिसेलरेशन कितना हो गया, ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आया? रजनी थोड़ा म्यूट कर लो। हाँ। तो इतना एक्सेलरेशन से वो अब उसकी स्पीड कम होगी। अब मुझे ये निकालना है कि कितने टाइम बाद वो नहीं, कितना डिस्टेंस कवर करने पर वो स्टॉप करेगा। तो अब मुझे पता है कुछ उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है जो भी है 50 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। मुझे पता है उसकी एक्सेलरेशन है -2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे निकालना है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, जब वो स्टॉप कर जाएगा। तो ये तीन मुझे पता है, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ उसका डिस्टेंस निकालने के लिए, कितने डिस्टेंस जाके वो स्टॉप होगा। लीनियर काइनेमेटिक्स न्यूटन्स थर्ड लॉ का इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ की इक्वेशन नहीं होती, काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन होती हैं। न्यूटन्स फर्स्ट वो निकलती है न्यूटन सेकंड लॉ से। कौन सी इक्वेशन, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है वैसे? Every action has an equal and opposite reaction. यही है ना? तो न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं वो जो F इजिकल टू जो F इज प्रोपोर्शनल टू A या F इजिकल टू M है, उससे सारी काइनेमेटिक इक्वेशन निकलती है। न्यूटन्स के थर्ड लॉज और 3 काइनेमेटिक इक्वेशन में कंफ्यूज मत करना, ठीक है? तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी, लास्ट वाली लास्ट वाली कौन सी थी?
v square is equal to u square minus 2as। माइनस प्लस प्लस अब भी तो प्लस हो जाएगा भैया, माइनस माइनस। माइनस मानी ए की वैल्यू मैंने माइनस ली है ना, डिसेलरेशन का माइनस हाँ, लिया। तो वही प्लस हो जाएगा। तो v मुझे पता है 0 है, u स्क्वायर मुझे दिया है 50 इंटू 5/18 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2.5 इंटू s। मेरा s क्या निकलेगा? 50 इंटू 5/18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से क्या बचेगा? 50 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बाय 18 स्क्वायर इंटू 5। कुछ सर निकलेगा? एक्सेलरेशन माइनस में क्यों? क्योंकि डिसेलरेशन हो रही है ना, मैं ब्रेक लगाता हूँ तो क्या होता है, गाड़ी स्टॉप करती है ना, मैं उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूँ मूवमेंट के, मतलब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए u ज्यादा है और v 0 है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो जब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगी तब तक वो गाड़ी स्टॉप नहीं करेगी, तो इसलिए ब्रेक से मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, तो यहाँ से मेरा कुछ एक वैल्यू निकली, कितनी निकल रही है? 38.58 मीटर। ऐसे क्वेश्चंस लगाने हो कि हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही पता चल जाएगी तो ब्रेक्स पे लग रही है, फिर वहां से हमें निकालना पड़ेगा कितनी वेलोसिटीज हैं, क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से। वहां से हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट सिंपली यही फॉर्मूला लगाना है, कितना हम लोग का प्रेशर, अगर हम लोग अपने पेडल पे या फुट पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से ब्रेक्स में एक्चुअल फोर्स कितनी लग रही है, और उस फोर्स से कितने देर में वो स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस यस, ठीक है हाँ फिर समझा। टेस्ट के लिए फिर प्रिपेयर कर लो, इसी में से कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूलाज तो है नहीं।